दोस्तों मार्केट में 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसको समझ में नहीं आता कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इनसे मिलिए, देख सकते हैं किसी ने बोला था इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कर दो, तुमको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। देख सकते हो इस बेचारे का हालत खराब है, रिटर्न्स तो छोड़ो नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने जा रहे हैं या लमसम करने जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स चेक करिएगा, नहीं तो यही होगा। क्योंकि मालूम है ना मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स हैं, सारे लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे बहुत से पावरफुल वीडियो मैंने बना रखी है, नहीं देखा है तो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है बैंक। एक रिटेल इन्वेस्टर जब एसआईपी करता है, पहले तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को मालूम ही नहीं कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे करा जाता है। तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में उस वीडियो को मेंशन कर दूंगा, देखिएगा। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है क्या करता है, मुझे एसआईपी करनी है लेकिन मालूम ही नहीं कैसे इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे बिगनर्स गलती क्या कर रहे हैं, जाके बैंक में जाके विजिट करके और वहां से एसआईपी अपना शुरू कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी आप एसआईपी शुरू करें तो आपको बैंक के थ्रू एसआईपी नहीं करना है, क्योंकि बैंक में जो एम्प्लॉय है वो आपको रेगुलर मोड चिपकाता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। तो जब भी आप एसआईपी करें बैंक के थ्रू ना करें, राइट। और दूसरा है फंड सिलेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसको मालूम ही नहीं कि कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आप जो है कब तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। और मार्केट में बहुत सारे फंड हैं, तो आपको क्या है, एक है आपका एफओएफ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा है हाइब्रिड फंड में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो बेटर टू इन्वेस्ट इन, बताइए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। क्यों, इसका रीजन ये है कि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ये इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो क्यों देना, समझ रहे हैं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट ना करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा। इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल रहा है और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो देखो फंड सिलेक्शन में बहुत सारे कैटेगरी है। जैसे इक्विटी में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10,000 एसआईपी करना है तो इंटरनेशनल फंड में एसआईपी शुरू कर दिए, गलत अप्रोच है। 10,000 की एसआईपी है, ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिए। कल तो एक हद ही हो गई, वो क्या कर रहे हैं, 10,000 एसआईपी कर रहे हैं और उनका जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में भी नहीं आते हैं। और ये जो 10,000 एसआईपी कर रहे हैं, 3 ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया है ये 10,000, एक में 4,000, एक में 3,000 और एक में 3,000। अब आप बताइए सही है क्या, नहीं। तो जब भी आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो फंड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका 2,000, 3,000, 4,000 एसआईपी अमाउंट है तो मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप यंग हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। सिंपल सा है। बहुत सारे फंड्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत सारे फंड्स में क्या होता है कि रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो दूसरा है फंड सिलेक्शन, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है। तीसरा है ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड्स। जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 मोड होता है, एक ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड्स। तो ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूं कि ग्रोथ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो डिविडेंड्स मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड्स आपके अकाउंट में आएगा तो खर्च कर देंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा बनाना है तो समय देना पड़ेगा और हमें री इन्वेस्ट करते रहना है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें ग्रोथ के थ्रू इन्वेस्ट करें तो विच इज़ बेटर, मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहता है। डिविडेंड्स उनके लिए सही रहता है जिसका मोटा पैसा है, राइट। मोटा पैसा है और अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगा हुआ है। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 2,000, 4,000, 5,000, 20,000, 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो ग्रोथ वाला
अच्छा है। और अगला है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो दो मोड होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसको नहीं मालूम कौन सा मोड, भैया कोई बोल दिया तो इसमें हम एसआईपी कर दिए। नहीं, आपको रेगुलर मोड में एसआईपी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट के थ्रू एसआईपी करना है। इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होती है, इसमें आपको डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड आप स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक से आपको कम ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम रेगुलर की बात करें तो इसमें 2% से भी आपको ज्यादा फीस चार्ज करती है एमसी कंपनी। तो रेगुलर मोड के थ्रू आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप 10 साल अगर आप एसआईपी कर दिए तो उसमें आपको 3 से 4 लाख का रिटर्न्स में वेरिएंस देखने को मिलेगा अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सो ऑलवेज इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट मोड। अगला है कैटेगरी ओवरलैपिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो जैसे मान लीजिए 20,000 की एसआईपी है, 20,000 की एसआईपी है तो बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, लार्ज कैप है तो दो लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दिया, मिड कैप है तो चलो 2 मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया, स्मॉल कैप है तो चलो 3 स्मॉल कैप पकड़ लिया, फ्लेक्सी कैप है तो चलो फ्लेक्सी कैप का 2 फंड अलग अलग एमसी कंपनी का सेलेक्ट कर लिया। ये गलत अप्रोच है, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे 20,000 अगर आपको एसआईपी करना है तो एक मिड पकड़ लीजिए, एक स्मॉल पकड़ लीजिए, एक फ्लेक्सी पकड़ लीजिए, कुछ इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है, आपको ओवरलैपिंग नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी 20,000 की एसआईपी है तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस, ये मिड कैप है, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सिस मिड कैप, और यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं कोई भी, समझने के लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये एचडीएफसी का मिड कैप है। तो इनकी अगर आप टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है सेम ही होते हैं। तो जब भी आप स्कीम में इन्वेस्ट करें तो टॉप 10 होल्डिंग देख लीजिए कि कहीं स्टॉक्स सेम ही तो नहीं है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग आपको देखना है कि कैटेगरी ओवरलैपिंग आपको चेक करना ही है। अगला है पास्ट परफॉर्मेंस एंड रेटिंग्स। जब भी आप किसी स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं और कोई आपको बोल रहा है एजेंट की देखो इस फंड ने 2 साल में 30% का रिटर्न्स निकाल के दिया या 40% का या 50% का, तो आपको बिलीव नहीं करना है। क्योंकि ये है स्टॉक मार्केट, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, अभी मार्केट का क्या हाल चाल है, तो ये तो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट आपको परफॉर्मेंस देख के किसी स्कीम में एसआईपी करने का डिसीजन नहीं लेना है। और रेटिंग पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो पास्ट रेटिंग ये सब दिखाने वाली बातें हैं। तो जब भी आप किसी स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग देख के जज मत करिए कि इस स्कीम में मुझे एसआईपी करना है। और अगला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट में आप 2000 का एसआईपी कर रहे हो, राइट। तो एक्सिस स्मॉल कैप का जाके आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना है। जैसे मान लीजिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, राइट। तो इसी कैटेगरी में इसके पीयर में जाके आपको चेक करना है। तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप का, यहाँ पे देख सकते हो कोटक स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो जाके देखना है कि कितना है। अभी मुझे नहीं मालूम, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ले लिया है। तो जैसे मान लीजिए कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.60 है। तो इससे अंदाजा क्या लग रहा है आपको, बताइए कि एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम है। वहीं पे अगर हम इसके पीयर की बात करें तो इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखना है क्योंकि यही एमसी कंपनी जो है रिटेल इन्वेस्टर को चार्ज करती है। तो जब भी आप किसी स्कीम में एसआईपी करने जा रहे हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। अगला है म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 20,000 एसआईपी करना है तो आपको एक ही बास्केट में एसआईपी नहीं करना है। कुछ आपको इंडेक्स फंड में, कुछ स्मॉल में, कुछ मिड कैप में, कुछ इंटरनेशनल फंड में, इस तरह से आपको शिप करना है। ऐसा नहीं कि 20,000 है तो 4 लार्ज कैप पकड़ लिए और उसी में एसआईपी कर रहे हैं, या 2 इंडेक्स फंड पकड़ लिए और उसी में एसआईपी कर रहे हैं, या 3-4 फ्लेक्सी कैप पकड़ लिए और उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला है अवॉइड इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स। ऐसा क्यों भाई? यस, देखिए होता क्या है, बहुत सारे आजकल मार्केट में चल रहा है कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो। नहीं, ईटीएफ में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब मार्केट में गिरावट आए तब ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसी तरह से ईटीएफ में भी बहुत सारे ईटीएफ हैं। तो बहुत सारे ईटीएफ में वॉल्यूम नहीं होता है, तो कुछ ही ईटीएफ हैं जो अच्छे हैं। तो ईटीएफ में जब मार्केट में गिरावट आए तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें हम इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड में
में भी बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं, तो आप HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स प्लान को सेलेक्ट करके उसमें आप शिप कर सकते हैं, वो इंडेक्स फंड सही है। तो इंडेक्स फंड उसके लिए बेटर है जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता है, उसके लिए ये सही होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो 20,000 है, पूरा पैसा हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और आप यंग हैं, तो नहीं, आपको अलग अलग कैटेगरी में भी थोड़ा सा 20-20 भी खेलना चाहिए। तो अगर आप यंग हैं तो और भी जो कैटेगरी है उनमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स फंड में बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अवॉइड क्यों लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में ही एक नहीं 2-2 3-3 इंडेक्स फंड सेलेक्ट करके और उसमें शिप कर रहे हैं। ऐसा आपको गलती नहीं करना। जैसे 20,000 है तो 3 इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लिया और उसी में SIP कर रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ओवरलैपिंग से। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और अगला है पर ईयर। जैसे मान लीजिए आपने ABC म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 की SIP कर रहे हो, तो इस SIP में आपको हर साल 10% या 20% का टॉपअप करते रहना है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ह्यूज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप SIP कर रहे हैं टॉपअप करना मत भूलें। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या है, चलो भैया 2,000 की SIP कर रहे हैं, बस यही चल रही है। नहीं, तो महंगाई भी तो बढ़ रही है। 2,000 है तो अगले साल 3,000 कर दीजिए, 4,000 5,000 ऐसे बढ़ाते रहना है। उसमें 10-10 20-20% मिनिमम आपको 10 से 20% का टॉपअप तो करते रहना है। तो ये रहे टॉप 10 पॉइंट्स। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP करने जा रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोग किसी भी स्कीम में SIP करिएगा। और आप भी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं कि कौन सा स्टॉक में खरीदारी करूं, कब बाई करूं, कब सेल करूं, कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं, कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो उसके लिए मैंने एक सॉलिड कोर्स बना रखा है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हैवी डिस्काउंट चल रहा है, 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको ये कोर्स जो है सिर्फ 1500 का पड़ने वाला है। तो इसके लिए 50% डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड फ्रीडम इस्तेमाल करना है। तो आप लोग इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कोर्स नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो पैसा बनाना चाहता है इक्विटी मार्केट से, उसके लिए ये कोर्स है। तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।